जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी जीडी से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। तो 4 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में, तो मैं उसका फुल एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली जो कि एनालिसिस करवाने वाला हूँ एसएससी जीडी का। और आप लोग एनालिसिस जरूर कीजिए, इससे आप लोग को पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है एग्जाम में, ताकि बहुत सब चैप्टर आप लोग पढ़कर अच्छे नंबर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो वर्तमान में भारत में जो कि है 448 अनुच्छेद है। आप लोग सोचते हैं कि 395 अनुच्छेद, तो देखिए ये 395 मूल संविधान में जो कि 395 अनुच्छेद है। लेकिन हर एक संशोधन में जो कि एक एक क्या होता है, अनुच्छेद बढ़ जाता है। तो अभी तक 100 अनुच्छेद 100 से प्लस हो चुका है, और इसमें 448 जो कि अनुच्छेद कुल हो चुके हैं। यदि मूल संविधान में पूछ देगा तो 395, और ऐसे यदि पूछेगा तो 448। उसका चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला है, संविधान के मूल पाठ में 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल है। कितने अनुच्छेद शामिल है? 395 अनुच्छेद। लेकिन यदि मूल संविधान में नहीं देखे, यदि इसी तरह पूछ दे तो कितना होगा? 448। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है? भारत का जो कि सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो संविधान है। संविधान से बड़ा जो कि कोई भारत में कानून नहीं है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? तो भारत का संविधान है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है आगे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित किए गए थे? ये इंदौर गांधी इंडोर स्टेडियम जानते हैं आप लोग, नई दिल्ली में है। इसी में जो कि खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। किस स्टेडियम में? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। वो कहाँ है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम? तो नई दिल्ली में है। जो भी इसका आंसर मारेंगे उसका आंसर सही होगा। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का इसका मुख्यालय किसके नाम पर घोषित किया गया? जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना हो, वो इसका मुख्यालय जो कि किसके नाम पर घोषित किया गया? तो बाल विकास के ऊपर। किसके ऊपर? बाल विकास के ऊपर। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर बाल विकास के ऊपर होता। आप लोग देख लीजिएगा कि इसका आंसर, इसका क्वेश्चन क्या था मूल रूप से। क्वेश्चन इसी तरह था। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है भारत का? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो कि 382 लोग रहते हैं भारत में। उसका नेक्स्ट है, इसका की पॉइंट कुछ देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला, 2011 के जनगणना के अनुसार 382 भारत की जनसंख्या का घनत्व था। कितना था? 382, जो कि जनसंख्या घनत्व था, जो आपको आप लोग बताए हैं पहले। उसको देखिए नेक्स्ट की पॉइंट है, जनगणना 2011 भारत के 15वें जनगणना है और आज़ादी के बाद 7वीं। देखिए यदि पूछेगा कि जनगणना जो 2011 में हुआ था वो भारत का क्यामा जनगणना है? तो 15वें जनगणना है। यदि पूछेगा आज़ादी का क्यामा जनगणना आज़ादी के बाद, तो 7वां जनगणना जो कि आज़ादी के बाद का जनगणना है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, पहली जनगणना भारत में 1872 ईस्वी में हुआ था। पहली बार जो कि भारत में जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले बार जनगणना भारत में कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसका नेक्स्ट की पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिल्म RR के लेखक कौन है? आप लोग देखेंगे कि जो फिल्म RR है उसका लेखक कौन है? तो विजेंद्र प्रसाद है। कौन है? विजेंद्र प्रसाद। तो जो भी इसका आंसर मारेंगे विजेंद्र प्रसाद, उसका आंसर सही है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो बाल लिंगानुपात वाला राज्य जो कि हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात बाल वाला कौन सा है? तो हरियाणा है। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट देख लेता हूँ कुछ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उच्चतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। उच्चतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। और कम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? हरियाणा।
यहाँ पर जो कि 972, 1000 पुरुष, 1000 जो कि है बालक पर कितना 972 जो कि है बालकी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट है भारत का सभी बाल लिंगानुपात 919 से 2011 का जनगणना सर। यदि पूछ देगा कि भारत के सभी बाल लिंगानुपात की संख्या कितना है तो 919। इसका मतलब हुआ कि 100 पर जो कि है बालक पर कितने बाल, 1000 बालक पर कितने बाल किया तो 919। इसका मतलब यही हुआ कि एक 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं हैं। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 1 निम्नलिखित में से किससे संबंध है। अभी आप लोग बताएं, अनुच्छेद 1 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, राज्य तथा संघ क्षेत्र से। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी तो 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी तो 1993 ईस्वी में हुआ था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो कि है भारत के पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति दी गई थी। किसके द्वारा तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। उसका अगला क्वेश्चन है, दलखाई किस राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है तो दलखाई जो कि उड़ीसा राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। किस राज्य के तो उड़ीसा राज्य के जो कि दलखाई महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के जीडीपी के गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है तो भारत के जीडीपी के जनगणना के लिए जो कि है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो भारत में जीडीपी होता है। जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभय जी के ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी जीडी से रिलेटेड होने वाला है। आज 11 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन जीडी में पूछे गए हैं तो मैं उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कराने वाला हूं। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आप लोग को पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा, ताकि इन टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। पूछा गया था, बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था तो 26 मार्च 1947 को हुआ था ना। बांग्लादेश जो कि अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है 26 मार्च को मनाता है। कब मनाता है 26 मार्च को। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है तो 26 मार्च को जो कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि अभी यदि आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ है तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला की पॉइंट है, बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। देखिए, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 को। इसलिए जो कि 26 मार्च को क्या माना जाता है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया। हो सकता है अगला सीट में ये क्वेश्चन पूछ दे कि बांग्लादेश जो कि कब आज़ाद हुआ था तो 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ था। चलिए, इसे उसके बाद है, इस दिन से बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। इसी दिन से मतलब 26 मार्च से ही जो कि बांग्लादेश क्या किया अपना स्वतंत्र दिवस मनाने स्टार्ट किया। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ तो 26 मार्च 1971 ईस्वी को। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, इस नेक्स्ट की पॉइंट है, 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद की घोषणा मिली। देखिए, पहले बांग्लादेश किसका हिस्सा था पाकिस्तान के हिस्सा था। लेकिन ये जो कि पूर्वी और पश्चिमी बांग्लादेश पाकिस्तान टूटा तो पूर्वी पाकिस्तान क्या हो गया बांग्लादेश के रूप में बन गया। तो ये कब जो कि हुआ था तो 25 मार्च 1971 को। 25 मार्च 1971 को जो कि घोषणा किया गया, पाकिस्तान से आज़ादी मिल गया किसको तो बांग्लादेश को। और मनाता है स्वतंत्र दिवस कब तो 26 मार्च को। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से आज़ाद कब हुआ था तो 25 मार्च 1971 ईस्वी को। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट की पॉइंट है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा बंगाली मतलब बांग्ला जो कि है बांग्लादेश का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है तो बंगाली है। इससे आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। किस भाषा समूह से संबंधित है तो आर्यन भाषा और संस्कृत से भी संबंधित है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में पूछ दे। चलिए, उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, शेख मुजीब बांग्लादेश के संस्थापक नेता और अगुआ थे। अगुआ मतलब क्या हुआ कि बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे तो ये शेख मुजीब थे। ये भी क्वेश्चन भारत के बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है क्वेश्चन कि बांग्लादेश का जो कि संस्थापक कौन थे तो शेख मुजीब थे। कौन शेख मुजीब। चलिए, उन्होंने बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। देखिए, बांग्लादेश का जनक किसे कहा जाता है तो शेख मुजीब को जो कि बांग्लादेश का क्या कहा जाता है जनक कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, किस वेद में सबसे पुरानी वेद संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई। तो सबसे पुरानी संस्कृति के बारे में जो कि ऋग वेद में दिया गया। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा सबसे जो कि है पुरानी वेद कौन सा है, तो ऋग वेद है। और ऋग वेद में ही पुरानी वेद संस्कृति के बारे में जानकारी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो कि आज का आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी एग्जाम देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है नहीं। मैं क्वेश्चन कहाँ से करवाता हूँ, जो आप लोग एग्जाम दे के निकलते हैं और जो कमेंट करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आज का पूछा गया था, तो मैं उसका ये एनालिसिस करवाता हूँ। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि ये सब क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था या नहीं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेद कितना है, तो वेद जो कि 4 है। सबसे पहला है ऋग वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को पहले बताए थे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सबसे प्रथम वेद कौन सा है, तो सबसे प्रथम वेद भी जो कि ऋग्वेद है और सबसे प्राचीन वेद भी जो ऋग्वेद है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन है एग्जाम पूछा जाता है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, साम वेद इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपासना जो कि किस वेद का सबसे प्रमुख विषय है, तो किस वेद का हो जाएगा, साम वेद का। साम वेद का जो कि सबसे प्रमुख विषय कौन सा हो जाएगा, तो उपासना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम पूछा गया। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, गरबा किस राज्य के लोक नृत्य। देखिए आप लोग को मैं कल बताया था ना, जो एमटीएस का मैं करवा रहा था प्रैक्टिस सेट, उसमें ये क्वेश्चन बताए थे कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गुजरात का। गो से गुजरात, गो से गरबा। आप लोग को मैं कल ट्रिक से बता रहे थे कि गो से गुजरात, गो से गरबा। तो गरबा जो कि किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है। देखिए आप लोग को मैं पहले भी बताया हूँ कि नृत्य से इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर एक सीट में जो कि नृत्य से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग नृत्य करके जरूर जाइए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा था, आप लोग जरूर करके जाइएगा नृत्य का। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, जो ताकि आपके एग्जाम में जो होने वाला है इसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला असम। असम का लोक नृत्य कौन कौन सा है, बिहू है, बिछुआ है और नागा नृत्य है। इसमें दो याद रखिएगा, असम का लोक नृत्य एक बिहू और दूसरा नागा नृत्य। ये दोनों क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछा गया। उसका नेक्स्ट राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा है, पहला है नौटंकी, दूसरा है रासलीला, तीसरा है काजरी। काजरी और नौटंकी जो कि बहुत बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो नौटंकी, रासलीला और क्या है, काजरी। उसका नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान का लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो झूलन लीला। उसका नेक्स्ट है घूमर, दूसरा है क्या, ननी पानीहारी। पनिहारी, देखिए पनिहारी वाला बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो पनिहारी, झूलन और लीला, घूमर। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका नेक्स्ट राज्य है गुजरात। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, गुजरात। गुजरात का कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो गरबा और डांडिया। डांडिया याद रखिएगा, डांडिया पहले पूछ दिया एमटीएस के एग्जाम में, तो इस बार गरबा पूछा है। तो ये इसी नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग नृत्य करके जरूर जाइए। उसका नेक्स्ट राज्य है बिहार। बिहार में कौन कौन सा है, तो जटा जटिन और विदेशिया। ये दोनों जो कि बिहार का लोक नृत्य प्रमुख माना जाता है। कौन कौन सा, जटा जटिन और विदेशिया, जो कि बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। उसका नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है, तो करगट्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है अगला सीट में पूछ दे कि तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है, तो करगट्टम जो कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पंडित रविशंकर जो कि है सितार से संबंधित है। किससे है, सितार से। पूछेगा पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सितार से संबंधित है। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला की पॉइंट है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बांसुरी। बांसुरी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो हरिप्रसाद चौरसिया। याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो कि किससे संबंधित है, तो सितार से संबंधित है। सितार वाद्य यंत्र बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो पंडित रविशंकर। चलिए इसका नेक्स्ट है पंडित राम रामायण। पंडित राम रामायण का कौन है वाद्य यंत्र, कौन सा बजाता है, तो सारंगी। सारंगी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो जो कि है पंडित राम रामायण कौन है, तो सारंगी के लिए। उसका नेक्स्ट है असद अली खान। असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो रुद्र बीना। रुद्र बीना बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो असद अली खान।
ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ की पॉइंट, ये सब आप लोग करके जाइए, एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो कि चाणक्य का दूसरा नाम था। देखिए, और जो जो इसका उपनाम था, मैं उन सभी को भी करवा दिया हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। इसका कौन कौन सा नाम था? तो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता, कौटिल्य वाला भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया। तो क्या हो जाएगा? कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। चलिए, उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, इन्हें चाणक्य नाम अपने गुरु चाणक्य से प्राप्त हुआ था। पूछेगा कि चंद्रगुप्त चाणक्य को जो किया, किसके नाम से उसका चाणक्य नाम पड़ा था? तो चाणक्य के नाम से। चाणक्य कौन था? तो उसका गुरु था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य के गुरु का नाम क्या है? तो चाणक्य है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित संस्था का प्रसिद्ध ग्रंथ है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो कि अर्थशास्त्र रचित कौन है? तो ये चंद्रगुप्त है। याद रखिएगा, चाणक्य जो किया है क्या है? अर्थशास्त्र का रचयिता है। इसके अंदर जो किया है, राज व्यवस्था, कृषि, न्याय, इसी सब के बारे में जानकारी दिया गया है। जो अर्थशास्त्र जो कि लेखक कौन है? तो चंद्रगुप्त, चाणक्य है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र की खोज सबसे पहले किसने की थे? तो केंद्र की खोज जो कि सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछा गया कि केंद्र की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। चलिए, कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला की पॉइंट है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। बोलेगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो 1665 ईस्वी में जो कि कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन की शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। पूछेगा कोशिका के जो कि है वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। चलिए, उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बोलेगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की। ये क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम पूछा गया कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, कोशिका में प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कोशिका में प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को जो कि कोशिका में प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर जो कि है शरीर का वजन अधिकतम होता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन पूछा गया SSC MTS के। तो चलिए, जितना भी अभी तक मुझे क्वेश्चन मिल सका, मैं सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दिया हूँ। जिस तरह मुझे क्वेश्चन मिलते रहेगा, मैं सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करवाते रहूँगा। यदि आप लोग का अभी तक SSC MTS का एग्जाम नहीं हुआ है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पर मैं जितना भी एग्जाम होगा, मैं सभी का एनालिसिस कराने वाला हूँ। इससे आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं कि समझ करके किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए, यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत। वाला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो कि किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचार के अधिकार के लिए संबंधित है। किसके लिए? संवैधानिक उपचार का अधिकार के लिए। जो भी इसका आंसर में आ रहे होंगे, इसका आंसर सही होगा। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 1 क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? कि भारत जो कि राज्यों का संघ है। उसके बाद अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के सक्षम समानता। विधि के सक्षम समानता जो कि कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 14। फिर अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म के स्थान पर भेदभाव पर रोक। भेदभाव पर जो रोक कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 15। उसका अनुच्छेद 16 क्या है? सार्वजनिक रोजगारों में अवसर की समानता। ये अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति का आज़ादी। अभिव्यक्ति का आज़ादी जो कि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में। उसका अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिंधु से जुड़ा संरक्षण। ये जो कि अनुच्छेद 20 में। उसका अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 21 में। फिर अनुच्छेद 21 क में क्या है? तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो कि किस में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 21 क में। ये सब अनुच्छेद जो कि महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो कि इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे। किस धर्म से जुड़े हुए थे? तो खिलाफत आंदोलन जो कि इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे। चलिए, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं।
सबसे पहला है खिलाफत आंदोलन साल 1919 से 1922 के बीच भारत सरकार में चलाया गया था। यह खिलाफत आंदोलन कौन चलाया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो कि चलाया था। कब? तो 1919 से 1922 ईस्वी में। इसका गया था, इसका एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। ये क्या था? एक राजनीतिक जो कि धार्मिक आंदोलन था और इस आंदोलन का मकसद था तुर्की के खिलाफ पद को दोबारा स्थापित करना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन का अर्थ क्या था? तो तुर्की का जो कि था उसका खिलाफत के पद को दोबारा स्थापित करना था। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं केरल का जो कि है मोहिनीअट्टम क्या है? केरल राज्य का नृत्य है। कौन? मोहिनी। देखिए नृत्य से आप लोग का हर एक सीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। नृत्य को आप लोग जरूर करके जाइएगा। इसे तो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नृत्य देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला है असम। असम में कौन कौन सा आता है? बिहू। देखिए ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू देखिए बार बार पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो असम का। उसके बाद गुजरात का देख लेता हूँ महत्वपूर्ण। देखिए गारबा रखिएगा, गारबा जो कि गुजरात, गो से गारबा, गो से गुजरात। उसका ये डांडिया राम, ये भी गुजरात में होता है। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में क्या क्या था? तो झूमर, फाग, धमार, ये तीनों याद रखेगा। बहुत बार ये पूछा जाता है कि झूमर किस राज्य का नृत्य है? तो हरियाणा राज्य का। उसका नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो किस राज्य का नृत्य है? तो चेपली देखिए उत्तराखंड का नृत्य है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका पंजाब। पंजाब में कौन सा? तो भांगड़ा। भांगड़ा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो पंजाब का। उसको देखिए राजस्थान में है घूमर, चकरी और झूलन लीला। ये तीनों बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। ये तीनों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं। आप लोग नृत्य को अच्छे से करके जाइएगा। नृत्य से हर एक सीट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसका नेक्स्ट है किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये राज्य का राज्यपाल, किसी भी राज्य का जो कि विधानसभा में जो धन विधेयक रहता है वो किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य का राज्यपाल पर जो कि है प्रस्तुत किया जाता है। चलिए कुछ राज्य का जो कि है महत्वपूर्ण शक्तियाँ देख लेता है कि राज्यपाल के क्या क्या शक्तियाँ होता है। पहला है राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन? तो राज्यपाल। उसके बाद नेक्स्ट है राज्यपाल विधानसभा को बुलाते हैं, स्थगित करते हैं और भंग करते हैं। देखिए विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को है। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, हो सकता है आगे भी पूछ सकता है, आप लोग याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट है राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण करते हैं। राज्यपाल में विधानसभा में अभिभाषण कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पूछा जा रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेग का SI मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड होते हैं। वेग का SI मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड। मीटर बटे सेकेंड इसका हिंदी में होता है विस्थापन बटे समय, इसी को जो कि मीटर बटे सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड यदि दिया रहा है इस तरह से भी आप लोग को दिया रहेगा, तो ये आंसर हो सकता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। वेग किसी वस्तु की गति की दर और दिशा को बताता है। यह एक सदिश राशि। वेग देखिए कौन सा राशि? सदिश राशि। इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपकी बार सदिश और अदिश राशि से, आप लोग याद रखिएगा। वेग का गणना करने के लिए फार्मूला V बराबर वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड। आप लोग जो बताएं कि मीटर बटे सेकंड क्या होता है? वेग का जो कि है सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपकी और एग्जाम में पूछा गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है? तो डॉक्टर TB सोमनाथ। डॉक्टर TB सोमनाथ जो कि है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव है। देखिए जो वर्तमान में मंत्री है ना, उससे भी क्वेश्चन इस बार बहुत पूछा गया है। तो आप लोग के मैं वीडियो इसी चैनल पर बनाया हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आप लोग के नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ, वहाँ से आपकी बार क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। उसका नेक्स्ट था टेक्टोनिक प्लेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो भी 3 आंसर मारेंगे उसका आंसर सही होगा। चलिए और एक क्वेश्चन हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ प्रश्न था, मुझको याद नहीं आ रहा, लेकिन हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे। चलिए हरित क्रांति के बारे में देख लेता हूँ, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। और इसके नॉर्मल बोरलॉग ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो नॉर्मल बोरलॉग ने। डॉक्टर S स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर S स्वामीनाथन को जो कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इस बार पूछ सकता है जीडी के एग्जाम में, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी से देखिए प्रश्न था कि उधार शब्द का विलोम क्या होता है? तो नगद। आप लोग जानते हैं उधार शब्द का विलोम क्या होता है? तो नगद। देखिए, विलोम से जो कि है 3 से 4 क्वेश्चन इस बार एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप लोग के पास अभी टाइम है, एग्जाम यदि 20 तारीख 22 तारीख का होता, आप लोग जरूर करके जाइएगा। विलोम शब्द इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अपकर्ष। देखिए, उत्कर्ष का भी विलोम शब्द पूछा गया कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो अपकर्ष है। इस बार विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, तो आप लोग विलोम शब्द को जरूर कर लीजिएगा। और देखिए, मैथ के परसेंटेज से प्रश्न था। आप लोग जानते हैं कि मैथ से वही प्रश्न परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये सबसे क्वेश्चन जो जिस बार पूछा जा रहा था उसी बार इसी यही सब क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा। आप लोग को मैं जीके जीएस का प्रश्न करवा रहा हूँ, तो देखिए देख लीजिए। चलिए, लास्ट गया था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला तो क्या हो जाएगा? सिक्किम। यदि यहीं पर पूछता कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो इसका आंसर सही हो जाएगा यूपी। यूपी जो कि है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ये देखिए, अब की बार जो कि है जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सीट में पूछा जा रहा है। तो आप लोग जनगणना को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि विकास करना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को जो कि है विकास करना ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। देखिए, पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग को कल भी करवाए मैं, दोनों सीट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। पहला सीट में क्या क्वेश्चन था कि दूसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, अब की बार क्या पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका सही आंसर क्या जाएगा? कृषि विकास। तो आप लोग योजनाओं के भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी 5 ईयर्स जो प्लान रहता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 243 ए में। आप लोग जानते हैं जो ग्राम पंचायत होता है उसमें ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 243 ए अनुच्छेद के तहत जो कि है पंचायत में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो आप लोग देखिए, पॉलिटिक्स भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन जो कि आप लोग को 3-4 क्वेश्चन मिल रहा है पॉलिटिक्स से देखने के लिए। तो आप लोग पॉलिटी भी कर लीजिएगा। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब की बार जो कि क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। साइंस का वेटेज बहुत कम है, लेकिन ये सब कर लीजिएगा। जीके जीएस का बहुत ही पूछा जा रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन